हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम्स आने वाले हैं और इस समय जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें उतना कम है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने ऑलरेडी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस थे हमारे जून 25 के पेपर के वो आपको कराए हैं। आज हम और ज्यादा क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और नए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है भाई, आप यूट्यूब पे जानते ही हैं किस किस प्रकार का कंटेंट बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे क्रूशियल टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना काफी ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, रादर देन कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना जिससे व्यूज तो बहुत ज्यादा आ जाए लेकिन आप लोगों का इवेंचुअली कोई फायदा ना हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, भले वो बच्चे संख्या में कम है, लेकिन भाई वो उस चैनल पे आए और मैं एक एक करके आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटेस्ट से ओल्डेस्ट कराता चला जाऊंगा। और अगर आप वो लाइन से लगातार देख लेते हैं तो इस बार आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आपको ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं। जो मेरा मेन पेज है उसी में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूजीसी नेट पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसमें काफी सारे टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, अलग अलग सेक्शन के मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं। इन सबको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपकी बैठे बिठाए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर के क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो इसको जरूर से आप इन वीडियोस को देखना। इसके अलावा जैसा आपको पता है कि मैंने पूरा पेपर 1 का बेसिक्स जो है वो करवाया हुआ है यूजीसी नेट का यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई यहीं पे आप नीचे बढ़ते जाएंगे, प्लेलिस्ट के माध्यम से सेक्शन वाइज और सिस्टमैटिकली मैंने आपको सारी चीजें टू द पॉइंट इन वीडियो के माध्यम से बताई हैं। और इसके अलावा डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में होती है और व्हाट्सएप चैनल पे भी वो दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, तो जरूर से ज्वाइन करें अगर नहीं ज्वाइन किया है। और इसके अलावा हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है उस पर पेड कोर्सेज और पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुए उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख के पैटर्न एक बार जरा अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में जून 2025 से लिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है व्हेन अ टीचर यूजेस लेक्चर मेथड, देन जब कोई टीचर लेक्चर मेथड को यूज करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। लेक्चर मेथड आप सबको पता है कि किसी ज्ञान को प्रेजेंट कर देना स्टूडेंट्स के बीच में, एक लेक्चर, एक प्रेजेंटेशन बच्चों को देना और ज्ञान को ट्रांसफर करना। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इट प्रोवाइड्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, सही बात है कि लेक्चर मेथड से नई जानकारी बच्चों को मिलती है। इट प्रोवाइड्स ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट्स विच आर जनरली नॉट फाउंड इन टेक्स्ट बुक्स। कोई बात अगर किसी किताब में नहीं दी हुई है तो वो बात भी जो टीचर है बच्चों को बता सकता है ना, ओरिजिनल रिसर्च बता सकता है, अपना अनुभव बता सकता है एंड सो ऑन। ये लेक्चर मेथड से हो सकता है, हालांकि सही है लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। तीसरा, इट कैन ड्रामेटाइज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड शेयर पर्सनल इनसाइट्स। ड्रामेटाइज्ड का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन्हें बहुत ही एक ड्रामा करके, मतलब बहुत ही नाटकीय रूप से बच्चों को बता सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा समझ में आए। एंड शेयर पर्सनल इनसाइट्स, अपने पर्सनल अनुभवों को भी टीचर उनमें ऐड कर सकता है। हाँ, ये भी सही होना चाहिए, है ना, लेकिन चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इट इज लेस इफेक्टिव मेथड फॉर प्रमोटिंग थॉट एंड चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड। ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता है थॉट को प्रमोट करने के लिए और स्टूडेंट के एटीट्यूड को बदलने के लिए। चलो इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको इन क्वेश्चन को करना है, कि जो चीज आपको पक्का पता है या जो चीज आपको पता है पक्का गलत है उस पर राइट और क्रॉस लगा सकते हैं, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इट डील्स विद क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेक्चर मेथड जो है वो दिमाग क्रिटिकल एनालिसिस करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ये पक्का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। लेक्चर मेथड का काम ही है कि बच्चों को जानकारी देना, इसलिए हमने पहले को बिल्कुल लगाया, पक्का सही है। आखिरी कह रहा है क्रिटिकल एनालिसिस करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इतना हमको पता पड़ गया कि ए तो होना ही होना चाहिए, यानी जहां ए नहीं है उस ऑप्शन को हम काट देंगे, और ई तो होना ही नहीं चाहिए, तो जहां भी ई है उसे हम हटा देंगे। जहां भी ई है हमने हटा दिया। अब आप देख रहे हो ये तरीका है एलिमिनेशन का, जिससे हमें समझ में आ गया ए, बी और सी पॉइंट सही। अब एक बार देख लेते हैं ओवरऑल कि भाई हम सही निष्कर्ष पे पहुंचे।
तो जैसे मैंने बोला कि नई इन्फॉर्मेशन देता है, सही है। रिसर्च भी स्टूडेंट को बता सकता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये भी बात सही है कि अगर लेक्चर देने वाला ना हो तो एडिशनल जानकारी कहाँ मिलेगी, बुक की तो जानकारी मिलेगी, तो लेक्चर देने वाला कुछ नई जानकारी भी ऐड कर सकता है। सी पॉइंट भी सही है कि भाई कंसेप्ट्स को ड्रामेटाइज करके बहुत अच्छे तरीके से नाटकीय रूप से बता सकता है, अपनी पर्सनल बातें भी ऐड कर सकता है, ये भी एक फायदा है लेक्चर मेथड का। और डी कह रहा है ये कि ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता थॉट को प्रमोट करने में या स्टूडेंट के, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना कि भाई ये लेस इफेक्टिव ही है, इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इससे ज्यादा इफेक्टिव भी अब तरीके आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड इफेक्टिव नहीं है आपके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, क्योंकि जानकारी अगर दिमाग में जा रही है तो कुछ तो प्रभाव लाएगी ही, इसलिए इसको भी गलत माना गया है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2025 से लिया गया है और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का ये क्वेश्चन है। टर्म दिए गए हैं, आपको मिलाना है कि इस टर्म का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को मैनेज करना, कोलैबोरेशन, मिलजुल करके किसी काम को करना, अफेक्टिव डोमेन, इमोशन से जो जुड़ी हुई डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, दिमाग से जुड़ी हुई जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डोमेन है। अब डेफिनेशन देखें, ऑब्जेक्टिव्स फोकसिंग ऑन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, तो वही बात आ गई, फीलिंग्स, वैल्यू, एटीट्यूड किससे जुड़ा होगा, अफेक्टिव डोमेन से, यानी सी का 1 होना चाहिए, है ना। तो सी का 1 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो सी का क्या है 1। अब देखें क्या ये सही है सबके लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या मतलब होना चाहिए, दिया है तीसरा नंबर। टेक्निक्स यूज टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, तो सही है। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब कि कैसे क्लास को हम अच्छा रख सकते हैं और हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। फिर है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का दिया है 4 क्या दिया है, अ फिलॉसफी अबाउट हाउ टू रिलेट टू अदर्स, तो सही है। कोलैबोरेशन मतलब दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना, तो यहाँ एक फिलॉसफी है जो कि दूसरों से कैसे रिलेट करें वो सिखाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर डी का देखें 2 होगा क्या, कॉग्निटिव डोमेन, क्या सेकंड से मैच कर रहा है। मेमोरी एंड रीजनिंग ऑब्जेक्टिव्स किससे जुड़े हैं, कॉग्निटिव डोमेन से, तो बिल्कुल सही बात है भाई कि दिमागी डोमेन जो है क्या करेगी, वो रीजनिंग लगाएगी, मेमोरी का काम करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ लर्नर्स है, जून 2025 में लिया गया है। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंट लर्नर, 2 प्रकार के लर्नर्स आप बना सकते हो, 2 एक्सट्रीम एंड आप बना सकते हो। एक होते हैं अडोलेसेंट लर्नर, छोटे लर्नर बोल सकते हो, किशोरावस्था वाले, और दूसरे होते हैं अडल्ट लर्नर, अडल्ट लर्नर बड़े लर्नर, इनका दिमाग परिपक्व है, अडोलेसेंट का उतना परिपक्व नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अडोलेसेंट या किशोरावस्था वाले किशोर शिक्षार्थियों से रिलेटेड है। पहला, इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, ध्यान देना, हम जब बड़े होते जाते हैं हमारे इमोशंस कम होते जाते हैं, हम जब जवान होते हैं या नए नए किशोरावस्था में होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, तो हमारे इमोशंस पीक पे होते हैं, हमें हर एक चीज बहुत ज्यादा हिट करती है, समझ में आती है। जो लोग बड़े हो जाते हैं उन पे इमोशंस का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो ये बात सही है कि एडोलसेंट्स में ज्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी होती है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कि भाई इनमें अनुशासन बहुत होता है, तो क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जीवन हमारा ज्यादा अनुशासित होने लगता है, सुबह 4 बजे उठ जाना, अपना बेड साफ कर देना, है ना, कि इतनी ये एक्टिविटी इतने बजे हो जानी चाहिए, ये सब आप देखते हैं, आप घर में भी देखते होंगे, समाज में देखते हो, बूढ़े जो होते हैं वो ज्यादा इन नियमों का पालन आसानी से कर लेते हैं। जवान जो होते हैं जूता उधर फेंका, है ना, बेड भी सही से बना हुआ नहीं है, अपनी ही मस्ती में घूम रहे हैं, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन एडोलसेंस में नहीं होता। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, सोसाइटी से बिलोंग करने की उनमें बहुत जरूरत है, मतलब वो चाहते हैं कि वो उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनकी प्रेस की जाए, उन्हें कुछ समझा जाए, है ना। तो ये भी चीज एडोलसेंस में काफी ज्यादा होती है, इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को भी बिल्कुल पुट डाउन नहीं करना चाहिए, उनका ऐसे बुराई नहीं कर देनी चाहिए लोगों के सामने, वो वैसे ही इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, तो उससे उनके एक पर्सनालिटी पे
एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ सोशल बिलोंगिंग भी होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे जो सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की जो हमारा ब्रेन है वो बन रहा होता है इस समय। तो ये भी बात सही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। इमोशनल वैलिडिटी, वही बात है कि उनको जो इमोशंस हैं जो वो मन में फील कर रहे हैं, वो चाहते हैं कोई उन्हें समझे और उन्हें वैलिडिटी दे, उन्हें बताए सही क्या है गलत क्या है। तो ये भी पॉइंट एडोलसेंस में होता है। तो एक पॉइंट नहीं होता, कौन सा? बी वाला नहीं होता, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, बाकी सारे पॉइंट होते हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन ए सी डी ई सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड जून 2025। यहाँ पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ मूक इज। तो आप सबको पता है फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स या कोर्सेज। तो जो भी कोर्सेज ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं और सरकार स्वयं वेबसाइट से आपको मूक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां आपको कोर्सेज मिलते हैं, तो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को शॉर्ट में हम लोग मूक बोलते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जून 2025 से ये क्वेश्चन लिया गया है। कहता है which of the following is one of the advantages of behavioral objectives that determine teaching and learning in higher education। हायर एजुकेशन में जो टीचिंग एंड लर्निंग है ना, तो कौन सा जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव नीचे दिया है, कौन सा जो बिहेवियर नीचे दिया है वो एक फायदा है, एडवांटेज है हायर एजुकेशन में टीचिंग एंड लर्निंग का। तो कहने क्या मतलब है, इन चारों पॉइंट में जो चीज एडवांटेज लग रही है, जो चीज लाभ लग रही है, जो चीज अच्छी लग रही है, वही आपको पिक करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव पहला है वो कहता है कि क्या एडवांटेज है टीचिंग और लर्निंग का हायर एजुकेशन में, कि ये टीचर सेंटर्ड होती है। तो टीचर सेंटर्ड होना क्या एक लाभ है? नहीं, हम लोग को अब पता है कि जो सबसे सही तरीका है वो क्या है, पढ़ाई को स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। तो टीचर सेंटर्ड होना एक लाभ नहीं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, दीज फोकस टू नैरोली ऑन मिन्यूशिया या माइन्यूट थिंग्स। तो ये जो है बहुत वृहत तरीके से, बहुत बड़े तरीके से नहीं, बहुत नैरो तरीके से छोटी छोटी बातों पे अपना फोकस करते हैं। एडवांटेज है क्या ये, किसी चीज पे नैरो फोकस करना चीजों के ऊपर, माइन्यूट चीजों के ऊपर, ये भी एक एडवांटेज तो साउंड नहीं कर रहा। बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आपको समझना होगा कि एडवांटेज कौन सी लाइन साउंड कर रही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, दीज लिमिट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस अनइंटेंडेड आउटकम्स अकरिंग ड्यूरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो ओवरऑल लैंग्वेज है वो आपको कठिन लग सकती है, लेकिन मैंने आपको जिस्ट बता दिया क्या करना है, लैंग्वेज समझनी है कि भाई एडवांटेज लग रहा है कि डिसएडवांटेज लग रहा है। अभी क्या कह रहा है कि भाई लिमिट अपॉर्चुनिटीज को कम करता है। कैसे कम करता है? स्पॉन्टेनियस अनइंटेंडेड आउटकम्स आते हैं टीचिंग, जब लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है तो ऐसे आउटकम्स निकल के आ रहे हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे, मतलब कुछ गलत आउटकम्स निकल के आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो रही है। क्या ये एडवांटेज साउंड कर रहा है? नहीं, ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज साउंड कर रहा है। अब सेकेंड लाइन को देखो, दीज मेक लर्निंग फोकस्ड एंड अचीवेबल। ये लर्निंग को फोकस्ड बनाते हैं। क्या? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हैं हायर एजुकेशन में टीचिंग एंड लर्निंग के, वो क्या कर रहे हैं, लर्निंग को फोकस्ड और अचीव करने लायक बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ फोकस कर रहे हैं, तो ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ लग सकता है, लेकिन वो टफ होता नहीं है, उसकी केवल लैंग्वेज टफ होती है। थोड़ा सा अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। इसके लिए क्या करना है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, लैंग्वेज की बहुत जानकारी आपको मिलती है। तो अभी भी आप अगर सरल सरल भाषा पे बने हुए एमसीक्यूज जो कोई भी आदमी मन से बना करके आपको पढ़ा देता है उससे पढ़ रहे हैं, तो ये करना बंद कर दो, क्योंकि इस लैंग्वेज को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके बार बार समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया।
ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। जून 2025 का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड में मोटिवेशन से ये लिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होती है सबसे पहले समझ लेते हैं। मोटिवेशन मतलब होता है काम करने की प्रेरणा। अब कोई काम हम क्यों करते हैं, उसकी प्रेरणाओं के जो स्रोत हैं वो दो हो सकते हैं। एक हो सकता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक हो सकता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ध्यान देना, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है सबसे अच्छी प्रेरणा मानी जाती है और व्यक्ति लगातार बार बार काम को करता रहता है बिना कुछ सोचे। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है, वो प्रेरणा है जो बाहरी कारकों से हमें मिलती है और धीरे धीरे इंसान इससे बोर होने लगता है और उसका उसको और ज्यादा रिवार्ड चाहिए होता है उस काम में लगे रहने के लिए। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, नेट की पढ़ाई आप कर रहे हैं। तो भाई आप नेट की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कार्य हो रहा है और जाहिर सी बात है कोई कार्य होता है तो क्या होता है, उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है, एक प्रेरणा होती है। अब आप ये सोच के बताइए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो मोटिवेशन है, उसके जो कारक हैं, जो कारण है, वो बाहरी हैं, एक्सट्रिंसिक हैं या आंतरिक हैं, इंट्रिंसिक हैं। तो बाहरी कारक क्या हो सकते हैं कि भैया अगर जेआरएफ निकाल लिया तो फेलोशिप मिलेगा, मतलब पैसा ही पैसा। कि भाई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो सरकारी नौकरी पक्की और सारे पर्क्स मिलेंगे, तो भाई मजा आ जाएगा, चलो भाई नेट की तैयारी करते हैं। तो ये कुछ बाहर से आपको मिल रहा है, यदि वो प्रेरणा का स्रोत है तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक क्या हो सकता है कि भाई जो है मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में और मुझे एक चैलेंज की तरीके से ये लगता है, जितना पढ़ो उतना टफ होता चला जाता है और मेरे मन में चैलेंज आता है कि इसको तो बस करना ही है किसी तरीके से, उसी में मुझे मजा आ रहा है, मैं तो करता चला जा रहा हूँ। हाँ, जेआरएफ में फेलोशिप मिलेगा या जॉब मिलेगी वो बात की बात है, अभी मुझे मजा आ रहा है, सो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ऐसा नहीं कि कोई गलत या सही है, बट ये प्रेरणा के दो अलग अलग तरीके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी बात सत्य है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। एक्सट्रिंसिक मतलब कुछ बाहर से मिले उसके लिए यदि कोई व्यक्ति काम करे। जैसे कोई व्यक्ति जॉब पे जाता है, क्यों कर रहा है वो जॉब, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कोई व्यक्ति है जॉब पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस उसको मजा आता है जॉब करने में, सो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। तो क्या है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपको इसमें बताना है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी टू सीक आउट पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी कि हम खोज रहे हैं क्या, कि हमारे मतलब कि हमें कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी टू कनकर चैलेंजेस। जो चैलेंजेस हैं, है ना, वो हमारे पूरे हो रहे हैं उस काम को करके या नहीं हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी है सीक आउट पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा अपना इंटरेस्ट है, मेरी अपनी रुचि है, तो क्या मेरी रुचि पूरी हो रही है उस काम से या नहीं हो रही है। यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी क्या है, कनकर चैलेंजेस, कि जो काम है वो मुझे एक चैलेंज का मजा दे रहा है कि नहीं। तो देखो आप लोग को हो सकता है काफी बच्चों को सोचने में समझने में दिक्कत हो रही हो कि भैया चैलेंज कैसे मजा दे सकता है। देखो भाई, जीवन में यदि कोई चैलेंज नहीं है ना तो जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। जीवन में यदि बहुत चैलेंजेस हैं तो भी जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन अगर जीवन में हल्के फुल्के चैलेंजेस आते रहते हैं तो वो जीवन बहुत मजेदार हो जाता है। ठीक ऐसे जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, तो वीडियो गेम का गेम बिल्कुल ही आसान होगा तो आपको खेलने मजा नहीं आएगा, एकदम ही कठिन होगा तो भी आपको मजा नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करने पड़े तो आपको खेलने बहुत मजा आता है, वैसे ही जीवन भी होता है। तो नेचुरल टेंडेंसी जिससे कि हमें हमारे चैलेंजेस की पूर्ति हो, चैलेंजेस हमारे अच्छे से हो, ये इसका मतलब हुआ। इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग व्हेन डोंट नीड टू डू, यानी कि हम वो भी काम करने को प्रेरित रहें जो कि हमें करने का मन नहीं। तो अगर इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो ये कहाँ के पॉइंट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के पॉइंट है, कि मुझे मजा आ रहा है, नेचुरल टेंडेंसी है कि मुझे उस काम में मजा आ रहा है, उस काम में मुझे मजेदार चैलेंज मिल रहा है, उसको मैं कर रहा हूँ, और मुझे करने की जरूरत नहीं है फिर भी मुझे मजा आता है तो मैं उसको कर रहा हूँ। ये सारे के सारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के पॉइंट हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी सेल्फ, है ना। यानी कि वो मोटिवेशन
जो ऐसे फैक्टर्स पे निर्भर है, ऐसी बातों पे निर्भर है जो उस एक्टिविटी से संबंधित नहीं है। यानी जैसे जॉब कर रहा हूं, जॉब क्यों कर रहा हूं? सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो पैसा है वो जॉब से संबंधित नहीं है, जॉब की किसी एक्टिविटी से संबंधित नहीं है, तो एक अलग चीज है जो मिल रही है। बच्चे से बोला जा रहा है पढ़ाई कर लो तो बेटा तुमको मैं वीडियो गेम दिला दूंगा, वीडियो गेम पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यानी जब मोटिवेशन किसी ऐसे फैक्टर से मिलता है जो खुद उस एक्टिविटी से संबंधित नहीं है, तो वो मोटिवेशन क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टीचिंग एप्टीट्यूड से, जून 2025 में ये क्वेश्चन आया। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तो जैसा आपको पता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 टाइप के डोमेन्स की बात कही गई है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। शरीर से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, बुद्धि से जुड़ी हुई। तो यहाँ मन से जुड़ी हुई है, अफेक्टिव डोमेन की बात कही गई है कि अफेक्टिव डोमेन जो है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या चीज हम सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, ये पॉइंट्स आपको इसमें से बताने हैं ना। तो यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन क्या है समझ लेते हैं। जब भी हम कोई चीज मन के तल पे सीखते हैं, कोई वैल्यू नहीं सीख रहे हैं, कोई कल्चरल नॉर्म जो है हम सीख रहे हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन के तल पे हमारी लर्निंग होती है। कई स्टेप होते हैं। कोई नई जानकारी हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया होती है। यदि प्रतिक्रिया नहीं होगी तो जो नई चीज रिसीव की है वो निकल भी जाएगी ना बाहर। तो पहले प्रतिक्रिया होती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। उस हिसाब से हम उसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू डिसाइड करते हैं अपने मन के अंदर। उसे दूसरे जो वैल्यूज हैं, सिमिलर वैल्यूज अपने मन के अंदर स्टोर्ड, उसके साथ ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन वो कैरेक्टराइजेशन यानी हमारे चरित्र में आ जाती है। तो कोई नई बात हम रिसीव करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे अंदर, हमारे पर्सनैलिटी में दिखने लग जाती है। ये बेसिकली अफेक्टिव डोमेन है। तो क्या क्या चीजें आपको लगता है ऑब्जेक्टिव में आनी चाहिए, समझ लेते हैं। शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक नया बिहेवियर हमारे अंदर आता है जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ उसके रिजल्ट में। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू रूल, तो जो नई बात हमने सीखी उस हिसाब से हम एक्ट करने लग जाते हैं। अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो हुआ है उसे हम अटेंड करते हैं या उसके हम ग्राहक बनते हैं। शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, यानी कि एक डेफिनेट हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है इस प्रक्रिया में और उसके तहत ही हम किसी भी जो जानकारी है उसको हम रिसीव करते हैं और हमारे वैल्यू सिस्टम में वो ऐड हो जाती है और हमारे कैरेक्टर हमारा बनाती है, कैरेक्टराइजेशन में आती है। तो देखा जाए तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं, है ना, यही इसके उद्देश्य हैं अफेक्टिव डोमेन के, इसलिए यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, जून 2025 का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ जो है सीक्वेंस दिए हुए हैं या कह लो कि पढ़ाई के तरीके दिए हुए हैं। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एज ऑफ स्टूडेंट, मतलब पहले वो तरीका रखना है जो कम एज के स्टूडेंट पे लागू होगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़े एज के स्टूडेंट्स पे, फिर सबसे बड़े एज के स्टूडेंट्स पे तरीके जो लागू होते हैं, है ना। तो ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है ये आप कह सकते हो कि एडोलसेंट लर्निंग वर्सेस अडल्ट लर्निंग से है। तो जो बच्चा जितना छोटा है उस पे कौन सा तरीका अपना है, जो बच्चा बिल्कुल बड़ा हो चुका है उस पे कौन सा तरीका अपना है। तो 4-5 यहाँ पॉइंट दिए हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, उनका वर्गीकरण स्टूडेंट्स को समझाना। फिर है टीम टीचिंग, यानी कि कई टीचर मिलके लेक्चर मेथड या जो डायरेक्ट टीचिंग मेथड होता है उसके जरिए पढ़ा रहे हैं। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब पर्सनलाइज मतलब हर एक बच्चे के लिए उसके हिसाब का पढ़ाई का तरीका। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, उसके हिसाब से पढ़ाई कराना या उसे इंस्ट्रक्शंस देना। हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका, बिल्कुल उस बच्चे के काबिलियत के हिसाब से। कंसेप्ट ऑफ इंटरैक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, तो इंटरैक्शन क्या मतलब है, इंटरैक्ट करना एक दूसरे से, है ना। तो जो टीचिंग है वो कैसे हो रही है, ये नहीं कि केवल लेक्चर दिया जा रहा है, वहां पे
बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के सीख रहे हैं। तो छोटी एज वाले को क्या दिया जाए और सबसे बड़ी एज वाले को क्या दिया जाए, ऐसे आपको अरेंज करना है। देखो एक सिंपल सा शॉर्टकट समझ लो कि जो बच्चा जितना छोटी एज का है ना, उसका जो टीचिंग मेथड होगा उतना ट्रेडिशनल टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा अभी इतना समझदार नहीं है, इसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं है कि भाई आप इसको एकदम हायर लेवल के तरीके से पढ़ाई करा पाओ। जो बच्चा जितनी बड़ी एज का होगा उसका जो तरीका है उतना मॉडर्न हो सकता है, या उसका तरीका उतना ज्यादा कॉग्निटिव हो सकता है पढ़ने का। तो इन सब में आपको ये देखना है कि कौन सा जो तरीका है वो बिल्कुल पैटर्न वाला है और कौन सा तरीका है जो बिल्कुल पैटर्न से हटके। तो यहाँ पे आप पाओगे कि जो टीम टीचिंग है दैट इज कि वो जो वही जो लेक्चर मेथड होता है वही है, बट यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा टीचर मिल करके एक बच्चों की क्लास को संभालते हैं। तो जो छोटा बच्चा है जो भी मेमोरी लेवल पे है उसे भाई अभी इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन या उसको उसके दिमाग पे छोड़ देना ऐसा कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल पैटर्न के तरीके से पढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका सेकंड ऑप्शन में ही दिया है। आगे और समझ लेते हैं। तो पहले हो गया टीम टीचिंग, और बड़ा होगा तो ए टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको समझाया जा सकते हैं जब वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। फिर है डी कंसेप्ट ऑफ इंटरैक्शन मॉडल, इंटरैक्शन से फिर उसको पढ़ाया जा सकता है। और सबसे आखिरी में है हमारा पर्सनलाइज सिस्टम। तो पर्सनलाइज जैसे मैंने बोला कि भाई जब बच्चा छोटा है तो उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है, वो सभी बच्चे एक ही बराबर है लगभग, तो उनको एक साथ लेके उनकी एक टीम टीचिंग कराई जा सकती है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा और समझदार हो गया है तो हर बच्चा जो है एक अलग इंडिविजुअल बन चुका है ना। उस सबके अलग अलग उनको पता है कि पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। अब इन सब की एक पर्सनलाइज्ड टीचिंग हो सकती है। इस बच्चे की टीचिंग बिल्कुल अलग हो सकती है, इस बच्चे की बिल्कुल अलग। तो ये सबसे बड़ी एज का जो बच्चा होगा वो पर्सनलाइज्ड पे आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा और सबसे आखिरी ऑप्शन क्या होगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ बी सबसे पहले है और सी सबसे आखिरी में है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में जून 2025 का ये क्वेश्चन है। 4-5 हमारे पास मेथड्स दिए हैं और उनका उद्देश्य क्या है, हर एक मेथड का क्या उद्देश्य होता है वो नीचे दिया है, आपको मिलाना है। तो लेक्चर मेथड दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया है, फील्ड ट्रिप मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड दिया है। तो जैसा आपको पता है लेक्चर का क्या मतलब है कि भाई कोई जानकारी को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, है ना। तो यहाँ पे आप देखें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तुरंत आपको अनुभव मिलना एकदम आपके आंखों के सामने। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, तथ्यों को सामने रखना। पर्पसफुल एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी करने को देना। शोइंग मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशन, और किस चीज को कैसे किया जा सकता है, कैसे संचालित किया जा सकता है, उस वो चीजों को शो करना स्टूडेंट्स को, है ना। तो कुछ चीजें आपको देखते ही समझ में आएंगी। जैसे लेक्चर का क्या मतलब है कि तथ्यों को या जानकारी को प्रेजेंट करना, एक प्रेजेंटेशन के रूप में रखना। तो एक या दो ही होना चाहिए, है ना, कि प्रेजेंटिंग फैक्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन से पहले आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप का मतलब होता है कि लोगों को उस जगह पे लेकर के जाना, है ना, फील्ड की ट्रिप कराना। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का आपका पुरातत्व का सब्जेक्ट है तो आपको वहीं ले ही गए सीधे अजंता एलोरा की गुफाओं में, तो उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड ट्रिप कराना, वहीं पे ले जा करके आपको पूरा एक्सपीरियंस देना। तो फील्ड ट्रिप जो है वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि वहीं उसी जगह पे ही आपको ले गए, तो फील्ड ट्रिप वो हो गया। फिर आ गया प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे देना, है ना। तो प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी कोई आपको दे देना कि जाओ भाई इसके बारे में डेटा ढूंढ के लाओ, या कोई टॉपिक दे देना और टीम को असाइन कर देना कि हाँ भाई तुम लोग मिल करके इस पे कोई रिपोर्ट बनाओ। तो दैट इज प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देना। तो प्रोजेक्ट का क्या मतलब हो गया, प्रोवाइडिंग पर्पसफुल एक्टिविटीज। तो वो बच्चे जो काम कर रहे हैं उनसे उनका फायदा भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पर्पसफुल हो गई, और एक्टिविटी उनको दे देना। तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर एंड में बचा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता है क्या मतलब है, कि मान लो किसी मशीन का डेमो है ना, तो क्या करता है डेमो देने वाला, आपके सामने वो मशीन लाता है, कैसे काम करती है, क्या फंक्शन है क्या नहीं है। मान लीजिए किसी फिजिक्स की क्लास में इंजन का डेमो है, तो इंजन एक ले आएंगे, उसको चला के दिखाएंगे, उसको खोल के दिखाएंगे कैसे काम करता है।
तो उसका जो टर्म यहाँ दिया है वो दिया है शोइंग मैनिपुलेशंस ऑफ ऑपरेशंस। तो उस पर्टिकुलर मशीन या जिस चीज का डेमो दिया जा रहा है उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, कैसे उनको मैनिपुलेट मतलब कि उसके मेन्यूज फंक्शंस को कैसे ऊपर नीचे आगे पीछे करके उस मशीन को या डेमो वाली चीज को हैंडल करते हैं, उसके बारे में बात करना है ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी लेवल से क्वेश्चन है जून 2025 का। तो यहाँ पे मैथ्स द कॉलम है, कुछ मेंटल अप्रोचेस दी हैं और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद वो कैसे संबंधित है इन टर्म्स से ये आपको बताना है। 4-5 टर्म्स दिए हैं, रिकॉल, डिस्क्रिमिनेशन, हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो समझ लेते हैं कौन सा टर्म यहाँ किससे मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ पे जैसे यहाँ पे टर्म है रिकॉल, है ना। तो रिकॉल हम किस चीज को करते हैं, तो ये हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है उससे ये टर्म यहाँ पे आया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। रिकॉल हम करते हैं नॉलेज को, जो हमारे पास जानकारी है और जो हमारे दिमाग में पहले से सेव्ड है, जब हमें वो जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं, नॉलेज को रिकॉल करते हैं। उसके बाद बी है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारा जुड़ेगा अंडरस्टैंडिंग से। तो हमने 3 लेवल पढ़े हैं ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्रिएटिव लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें हम चीजों के बीच का भेद समझ पाते हैं, उनको केवल हम मेमोरी में नहीं डालते बल्कि उनका मतलब भी समझ पाते हैं। मतलब उन्हें दूसरी ऑब्जेक्ट से, दूसरे कंसेप्ट से डिस्क्रिमिनेट करके या अलग करके भी उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद अगला टर्म है हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस हम कब बनाते हैं, रिसर्च में तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई हाइपोथेसिस बना के उस पर टेस्टिंग की जाती है। डे टू डे लाइफ में भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जब हमारे पास कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं होती और लिमिटेड एक्सपीरियंस के आधार पर हम किसी बात को टेम्परेरीली सत्य मान लेते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करके देखते हैं कि वो काम करती है या नहीं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट जो है ये जुड़ा हुआ है हमारा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन जो टर्म है वो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा है कि जब अपनी जानकारी को अपने आने वाले जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे अप्लाई करना। तो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई, जो हमने समझा कि हाँ भाई ये ही काम करता है, आओ इसे टेस्ट करके देखें, तो हम उसे बार बार अप्लाई करते हैं। तो हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा है। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भी हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा है। तो जो इवैल्यूएट करने की काबिलियत होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड है क्रिएटिविटी से, यानी कि जब हम कुछ नया बना पाते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो एक तरीके से हम एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके बेसिस पे हम चीजों को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। इवैल्यूएशन मतलब किसी चीज को सही है, गलत है, क्या उसमें बेहतर हो सकता है, ये समझ पाने की काबिलियत को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेड फुल कोर्स अवेलेबल है जिसमें A to Z सारे लेक्चर्स आपको पेपर उनके टू द पॉइंट फॉर्म में मिलेंगे, प्लस उसके साथ जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वहीं के वहीं आपको प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएंगे। तो ये जो कोर्स है भाई इसमें आपके 10 या 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री में दिए हैं, तो इनको जरूर से देख लो और जो इंटरफेस है उसका जरूर से आइडिया ले लो। इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खासकर एग्जाम से पहले हर एक सेक्शन के टेस्ट सीरीज को अलग अलग लगाना चाहते हैं, तो इसका भी डेमो में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं। और इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर जो वीडियो ट्यूटोरियल है कि डेमो वगैरह कैसे लेना है, कितनी फीस है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी जरूर से ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।